सभी दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम। तो मैं इस वक्त बड़ा छोटा सा प्रोग्राम करूँगा, यूक्रेन से लेबनान तक, लेबनान से यमन तक, और छोटी सी दुनिया की तस्वीर। दोस्तों, यूक्रेन के हालात को समझने के लिए मेरे ख्याल से चंद लफ्ज़ काफ़ी हैं कि एक इंतज़ार है इस बात का कि ट्रंप आए और किसी न किसी नतीजे पर समझौता पहुँचे। मगर इस पे लावरोव साहब का ये कहना है कि अब यूक्रेन के समझौते का कोई अर्थ बचा नहीं है, क्योंकि यूक्रेन अब एक जेल के अहाते में तब्दील हो चुका है। यूक्रेन चारों तरफ से घिर चुका है, यूक्रेन का शासन भी घिरा हुआ है। ये सभी के लिए, चाहे वहाँ की आवाम है या फिर वहाँ के शासन है, उनको सबको वो एक बड़ी सी जेल में कैद हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और ये एक स्ट्रैटेजिक रणनीतिक है जो उन्होंने एक इसका अहाता कर रखा है। वो क्लियर है इस बात पे कि अगर कोई डील होगी, कोई बार्गेनिंग होगी, तो उसमें क्या शराइतें रखी जाएंगी, क्या मनवाया जाएगा, यूरोप को लेकर, अमेरिका और रशिया के रिश्तों को लेकर, सैंक्शंस को लेकर क्या हटवाई जाएं या क्या रखी जाएं, ये सब के लिए उस जेल को अभी तक ज़िंदा रखा हुआ है। इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं। अलबत्ता चूँकि अगर ये लड़ाई चल रही है या छीना झपटी चल रही है, तो कुछ हथियारों के अंदर आने की इजाज़त देना भी ज़रूरी है। यूरोप की अपनी आर्थिक स्थिति बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है। यूरोप की जनता जो है अपनी अपनी सत्ताओं से तरस आ चुकी है। लगभग सभी एक बड़ा बदलाव चाहते हैं। तो यानी ये जो रीसेट दुनिया को, एशिया, अफ्रीका और रशिया को करने की प्लानिंग थी, उल्टे इस वक्त पश्चिमी जगत रीसेट हो चुका है और उनकी जनता रीसेट पे बटन दबाने के लिए तैयार बैठी है। ट्रंप आएंगे और आने के बाद अगर वो कोई डील ठीक करेंगे तो डील हो जाएगी, नहीं होगी तो फिर रशिया अपने हिसाब से रीसेट कर देगा। ये क्लियर है। कुछ उठा पटक, कुछ कहानी, कुछ अफसाने बीच बीच में आते जाते रहते हैं। उनका बहुत बड़ा मतलब नहीं होता, मतलब होता है पर बहुत बड़ा मतलब नहीं होता। ठीक उसी तरह जिस तरीके से ईरान ने एक लंबी प्लानिंग के तहत जो उससे कमिटमेंट किए गए थे, देखिए एक मैं आपको बता दूं कि हमास की जिन्होंने अल-कस्साम ब्रिगेड की कमान संभाली है, हाइया साहब जो है, वो हाइया साहब पर अल-कस्साम ब्रिगेड ने कह दिया है कि ठीक है, ये हमारी लीडरशिप देख रहे हैं। और उनसे जो कुछ बातचीत चल रही है समझौते की लंदन के अंदर, वो डील जो है लंदन के किसी रीजनल अधिकारी के, जो हमास का है, उसके साथ जो भी बातचीत हो रही है, इजराइल का ये मानना है कि डील के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं शांति के, मगर उनका जेनोसाइड, उनकी जो बेरहमाना हरकतें हैं वो लगातार जारी हैं। यहाँ एक बात जो अपने लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है इजराइल, वो ये है कि ट्रंप ने कोई मसूदा जो है वो तय कर लिया है कि किस तरह फ़लस्तीनियों को सेटिस्फाई करेंगे और किस तरह इजराइल के हक़ में वो फैसला करके जो है इस मामले को निपटा देंगे। क्योंकि अरब जगत के साथ ट्रंप के अच्छे संबंध हैं और इन अच्छे संबंधों का इस्तेमाल करते हुए जो उन्होंने डील ऑफ सेंचुरी के तहत सनाई का जो सहरा मिस्र वाला है उसमें इन्हें शिफ्ट करने का प्लानिंग, और जॉर्डन से भी वो कुछ फंड ये सब बहुत सारी हम बहुत बार जिक्र कर चुके हैं। कुल मिलाकर इजराइल की जो है वो पूरी तरह से वाहवा हो जाएगी जब ट्रंप आएंगे, ऐसा मानना है इजराइल का। मेरा ऐसा मानना नहीं है। दोस्तों, एक दावा किया था जो आपको याद होगा इजराइल ने कि अब हम अनकरीब ही हुतीज़ की लीडरशिप को ऐसे ही समाप्त कर देंगे जैसे हमने याहिया सिनेवार, इस्माइल हानिया और जिस तरीके से हिजबुल्लाह के चीफ को उन्होंने शहीद किया, और इसमें उन्होंने बहुत सारे नाम इंक्लूड करके कहा इसी तरीके से हम जो है हुतीज़ की लीडरशिप को समाप्त कर देंगे। ये एक तरह की धमकी थी। जहाँ तक मेरा मानना ये है कि शायद अगर हुती के अंदर इनकी बहुत भारी पैठ थी, मगर बहुत भारी पैठ होती तो ये अब तक कभी का अंसारुल्लाह को समाप्त कर चुके होते। क्योंकि जिस तरीके से पूरे 1 साल से हुतीज़ ने रेड सी में, लाल सागर में जिस तरह इनके जहाज़ डुबोए हैं, जिस तरह अमेरिका के बेड़ों पर सीधे हमले किए हैं, इवन अब्राहम लिंकन पर भी भारी हमला किया है, और अभी भी लगातार हमले जारी हैं, और एक F-18 भी गिरा दिया है।
कुल मिलाकर अगर ये कुछ कर सकते, देखिए एक बात याद करनी पड़ेगी आपको कि जब सऊदी अरब के साथ झड़पें चल रही थी हूतीज़ की, तो पूरी दुनिया ने मिलकर इन पर पहले भी हमले किए थे, पूरी नाटो ने मिलकर हमले किए थे, सऊदी अरब में 34 मुसलमान देशों ने भी मिलकर हमले किए थे। तो कुल मिलाकर वो आदी हैं और वो तैयार हैं। शायद ये बात बिल्कुल आम चर्चा में हो चुकी है जो भू राजनीति के खिलाड़ी हैं उनके बीच, कि ईरान के साथ संबंध ज़रूर हैं हूतीज़ के, मगर हूतीज़ इंडिपेंडेंट अपने ऑपरेशन चलाता है, मदद ईरान से लेता है, ईरान के हुक्म और आदेश के अधीन नहीं चलता जैसे बशारुल असद अधीन चलता था। बशारुल असद की अपनी फ़ौज ईरान के अधीन थी। जिस तरीके से वहाँ पर जो गार्ड थे ईरानी फ़ौज के, वो बिल्कुल डायरेक्ट अधीन थे, और जितने मतलब हिजबुल्लाह के जो और हिजबुल्लाह से रिलेटेड जो संगठन इराक में थे, ये जिस तरीके से एक आदेश के अधीन थे ईरान के, हूतीज़ अधीन नहीं थे। यही वजह थी शायद कि रशिया ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल दिए हैं वो हिजबुल्लाह को नहीं दिए, हूतीज़ के पास हैं। हूतीज़ यानी अगर ईरान के द्वारा दिए जाते तो ईरान वो सिर्फ जो है हूतीज़ को हाइपरसोनिक नहीं देता, बल्कि सबसे पहले हिजबुल्लाह को देता, क्योंकि हूतीज़ का समर्थन ईरान ने बाद में किया है। पहले उसका अपना बनाया हुआ संगठन जो है वो हिजबुल्लाह था। तो वो जो मिसाइल मार रहे थे हिजबुल्लाह के लड़ाके, बहुत सटीक मिसाइल मार रहे थे, उनमें बहुत सारे मिसाइलों का उन्होंने नॉर्थ कोरियन और रशिया का भी इस्तेमाल किया था, जो असर कारक हुए बाद में इजराइल के ऊपर, जहां घुटने टेकने की नौबत आ चुकी थी। तो इसका मतलब ये था कि भरोसे या एतबार के लायक पहले भी नहीं समझा था रशिया ने ईरान को, और जो उनके डाउट्स थे वो शायद सही साबित हुए। इसीलिए उन्होंने जब लास्ट में हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले किए तो रूस की फ़ोर्स और रूस के ऑपरेटर्स और रूस के कमांडर्स वहाँ मौजूद थे ईरान के अंदर। उन्होंने हमले किए, क्योंकि पहला जो ईरान का हमला था उसमें कोई हमला किया ही नहीं गया था, यानी इजराइल तक कोई भी ऑब्जेक्ट पहुँच ही नहीं पाया था। कहते हैं कि इधर उधर एक दो लगे थे और उससे नुकसान हुआ था, मगर हुआ नहीं था। बाद में भी जिस तरह का हुआ वो हमने देखा। ये दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ईरान का जो परमाणु जो प्रोजेक्ट था वो असल में शुरू किसने करवाया था। कुल मिलाकर ये वाज़ेह हो चुका। अब एक प्लानिंग की गई थी जिस पर मैं बात करने के लिए आज ईरान का नाम ले रहा हूँ, वो ये थी कि ईरान से शायद ये वादा करवाया गया था कि हम पश्चिमी जगत के साथ तुम्हारे संबंधों को सुधरवा देंगे और अरब जगत के साथ भी तुम्हारा एक कोलिशन बनवा देंगे, जिसमें जो इजराइल के ख़िलाफ़ पहले से नहीं है, यानी अगर अरब देश जो हैं वो जितने भी हैं सऊदी अरब सहित, वो इजराइल के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं है। इस मायने में ईरान भी अगर इजराइल के ख़िलाफ़ नहीं रहेगा तो एक कोलिशन की फ़ोर्स बनाकर सब मिलकर जो है इजराइल की हिफाजत कर सकते हैं, मगर वो एक इस्लामिक नाटो कहलाएगा, और उसका जो लीडरशिप है वो लीडरशिप करेगा कौन? ईरान। मेरे ख्याल से ये कोरा सपना है, ये कोरा एक भरम है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इस भरम के बारे में आप कोई भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, मगर ये भरम से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ईरान को किसी भी सूरत में ईरान की बालादस्ती को रोकने के लिए अरब जगत ने बाकायदा इजराइल, अमेरिका, पश्चिमी जगत उसका सहयोग किया, और रिश्वत के तौर पर कहीं ना कहीं चाइना और रशिया को भी साथे रखा। तो कुल मिलाकर जो है वो सारी की सारा उनका डर ही ईरान का है। और ईरान जो है वो एक ऐसा देश है जिसका बेसिकली इस्लामिक इंटरेस्ट से ज़्यादा अपनी बालादस्ती कायम करना, अपनी हुकूमत, अपनी दादागिरी कायम करना इलाके में, वो ज़्यादा मकसद नज़र आया इस पूरे जो गाज़ा प्रकरण है उस पूरे, अगर हम निचोड़ लबो लबाब देखते हैं वो क्लियर है। अब दोस्तों बात आती है हूतीज़ की, कि हूतीज़ के साथ अलग से मीटिंग रशिया की होती थी, और उन्होंने ये विश्वास किया कि हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो हूतीज़ को दी जाए और ऐसे हथियार दिए जाएं जिससे लाल सागर में अमेरिका के, ब्रिटेन के जहाज़ों को डुबोने में और इजराइल समर्थन या कनेक्शन वाले जहाज़ों को डुबोने में बड़ी सफलता हासिल की। लगातार सैकड़ों से ज़्यादा जहाज़ों को डुबो दिया।
लड़ाकू भी और वाणिज्य भी। तो कुल मिलाकर ये है कि हूती अपनी जगह पर खड़े रहे, एक ब्रेक आया और ब्रेक के बाद फिर से जो हूतीज़ को रशिया की तरफ से समन्वय तैयार हो गया। शायद कोई एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी चल रही है रशिया की, इस बात के लिए कि अगर ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद भी अगर ये इजराइल की हरकतें जारी रहती हैं तो एक भारी प्रेशर हूती के ज़रिए बनाया जाएगा और इजराइल की फाइनली गर्दन दबोच ली जाएगी और इसी खाड़ी में अमेरिका समर्थित नाटो या उनके समर्थकों को, उनके जहाज़ों को आसमान से ज़मीन पर गिराया जाएगा और फिर ये बता दिया जाएगा कि अगर अकेले हूती भी ईमानदारी से खड़े हैं तो रशिया के हथियारों से पश्चिमी जगत नहीं जीत सकता। ये बात बिल्कुल जो वेपन एक्सपर्ट्स हैं, वार एक्सपर्ट्स हैं, उनको सही से पता है कि आउटडेटेड नेवी, आउटडेटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, आउटडेटेड मिसाइल सिस्टम, सब कुछ पश्चिमी जगत इंक्लूड अमेरिका ये पसपा हो चुका है और चाइना और रशिया के हथियारों के सामने ये टिक नहीं सकते। अब इनसे लड़ने वाला चाहे हूती हो या फिर कोई और छोटा ग्रुप हो। तो कुल मिलाकर ये जो सिचुएशन अब बनी है वो बार्गेनिंग के पॉइंट पर इंतज़ार कर रही है लास्ट वीक ऑफ जनवरी का। तो लास्ट वीक ऑफ जनवरी में ये तय होना है कि क्या जो एक जेल बन चुका है इस वक्त यूक्रेन, वहाँ कोई भी अपनी मर्जी से ना आ सकता ना जा सकता। रशिया की मर्जी से ही आते हैं हथियार भी और विदेशी फौजी भी, और रशिया की मर्जी से ही मारे जाते हैं। यानी वो पूरी तरह से एक जेल है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जेल एक यूक्रेन आज की तारीख में एक जेल है। ये बात जो है लावारोव कह चुके हैं, जो विदेश मंत्री है रशिया के। तो ये क्लियर हो गया है। अब आगे मामला आता है हूतीज़ का। उन्होंने चुनौती दे दी है कि तुम में हिम्मत है तो अपने जहाज़ लेके आओ, तुम में हिम्मत है तो आकर हम पर हमला करो। जहाज़ गिरने के बाद से अभी तक हमला करने की में हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है अमेरिका। इसका मतलब साफ है कि ये सारा का सारा खेल जो है वो फिर पलट चुका है, एक बार फिर ईरान को लैस करने के बाद। एक नौटंकी इजराइल की तरफ से की जा रही है। वहाँ के एक्स मोसाद चीफ ने कहा है कि अगर हिजबुल्लाह को मनाना है तो ये इस तरीके से नहीं मानेंगे, हमें ईरान पर फुल फ्लैश हमला करना होगा। अरे ईरान से अगर हूतीज़ का इस वक्त कोई कनेक्शन होता तो हूतीज़ सरेंडर करके उल्टे मुंह लेट चुका होता, ये क्लियर है। जिस तरह हिजबुल्लाह जो है वो तुम्हारे सामने गायब हो चुका है, जिस तरह आज हमास के साथ जो पीस डील चल रही है उसका सबको पता है कि हाया साहब के साथ में वो डील चल रही है, मगर हिजबुल्लाह की डील किसके साथ की गई इसका आज तक खुलासा नहीं किया गया। तो साफ ये फ्रॉड दिखाई देता है ईरान का भी और पश्चिमी जगत का भी कि ये पहले से एक मिली जुली एक भगत थी, जिसमें मेरे ख्याल से कोई जो यहाँ पर अरब देश है उन्हीं के साथ उल्टा कोई खेल करने की कारनामे चल रहे थे। अलबत्ता चूँकि अरब देशों से भारी मात्रा में पैसे की कमाई की जाती है, एनर्जी की पूर्ति की जाती है और इकोनॉमी को बूस्ट करने का हथियारों का सबसे बड़ा ख़रीदार जो है सऊदी अरब बना हुआ था। तो ऐसे में ईरान का खुफिया दोस्त होने के बावजूद अमेरिका और ब्रिटेन उसका साथ नहीं दे रहे थे और अरब की मर्ज़ी से उस पर सैंक्शन और उस पर जो है पाबंदियाँ लगाई जा रखी थी, क्योंकि ईरान जो है वो पश्चिमी जगत का इतना बड़ा बार नहीं हो सकता था जितना बड़ा अरब जगत था, क्योंकि इजराइल से और ब्रिटेन अमेरिका से यूएई ने F-35 तक के सौदे किए हैं और बहुत बड़े हथियार इन्होंने ख़रीदे हैं। ईरान अगले 50 या 100 साल में भी उतने हथियार नहीं खरीद पाता। तो स्पष्ट है कि व्यापार का फ़ायदा जो है वो अरब जगत के साथ था, पश्चिमी जगत को, मगर वो अपने खुफिया दोस्त को भी अपने साथ बनाए रखा, उसका इस्तेमाल किया, थ्रेट की तरह इस्तेमाल किया गया। उसके बाद और उगाई की गई, अपनी शर्तें मनवाई गई। कुल मिलाकर ये था ईरान का पूरा खेल। अब ईरान पर हमला करने की बात है, बिल्कुल हमला किया जा सकता है, मगर ये हमला ईरान की दुश्मनी में नहीं किया जाएगा। अलबत्ता हो सकता है कि अरब जगत फिर से कोई बहुत बड़ी फंडिंग की कोई डील कर रहे हों, जिसमें हूतीज़ के सामने, हूतीज़ चूँकि रशिया के साथ इस वक्त खड़े हैं और उसके हथियारों का इस्तेमाल करके इजराइल की में घुस भर रखा है। तो ऐसी सूरत में अब मान के चलें कि ये जो सिचुएशन बन रही है दोस्तों, हूतीज़ थोड़ा और प्रेशर बिल्ड करेंगे। यूक्रेन के साथ में जो सैंक्शंस डील हैं चाइना रशिया के साथ, उसकी बार्गेनिंग में काम आएंगे, थोड़ा और प्रेशर बिल्ड करेंगे और यहीं से गाज़ा और फ़लस्तीन का समझौता भी निकलेगा। तो अभी खेल जारी है, देखते हैं कहाँ तक जाता है। आज इतना ही।
क्योंकि मैंने इस पूरे प्रोग्राम में जो बाय द साइड चीज़ें हैं जो डिस्कस नहीं होती वही बातें की हैं, तो कोशिश करेंगे कि आगे जो कुछ इस तरह की बातें हैं वो फिर से करें। किसी बड़े मिशन में लगा हूँ, वो पूरा हो जाए तो फिर मैं आराम से आपको डेली प्रोग्राम दूंगा। खुदा हाफ़िज़।